अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये हमने आज पढ़ना है। इसमें पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। हमें पता है कि सारी चीज़ें दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, सब एटम्स से मिलके बनी हुई हैं। ये पेपर भी एटम से मिलके बना हुआ है। मतलब हर चीज़, बुक हो गई, ये मतलब है टेबल, मेज़, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, हर चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है। और एटम वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये एटम का जो हम जनरल स्ट्रक्चर एक बनाते हैं वो इस तरह से है। ये देखें, ये दरमियान में जो है ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो बाहर हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इन्हीं को हम जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनसे एटम बना हुआ होता है। और एटम से, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगला लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, इसमें पहले हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कहते हैं जब एटम्स जो है ना, दो एटम, इसकी यूँ है, टू एटम्स, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब दो एटम्स वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो फिर केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए से, उनमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग से वो फिर जुड़ जाते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ बड़े अट्रैक्ट, मतलब बॉन्ड हो जाते हैं। फिर उससे बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब दो एटम्स, दो या दो से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दो मतलब कम से कम दो एटम्स, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो जब आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये असल में एक स्टेबल स्टेट होती है। जब एटम जब आपस में मिलते हैं ना, तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो फिर, ये आप केमिस्ट्री में चैप्टर है, वही फर्स्ट ईयर में एटम, पूरा चैप्टर है एक एटम्स के बारे में है, वहाँ आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये मुझे यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पढ़ लेंगे भाई। वो मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है, वो जब एटम्स करीब आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर उससे वो स्टेबल बन जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग उनमें होती है, वो फिर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये स्टेबल फॉर्म होता है, ये बड़ा मतलब स्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे H2O वाटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ये सारे मॉलिक्यूल्स की एग्ज़ाम्पल है। ये देखें यहाँ पे, जैसे दो डिफरेंट एटम्स, एक इसमें हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है, ये दो डिफरेंट एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यहाँ देखें, ये दोनों एक जैसे एटम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये मतलब हमारे जिस्म में भी ये जो है ना एटम्स जो हैं, मतलब जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बायो एलिमेंट्स, वो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारा कुछ हमने जो पीछे पढ़ा था, सारे बायो एलिमेंट्स हैं। ये हमारी बॉडी में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं रह रहे होते भाई, H अलग है, C अलग है, ये इसी तरह कंबाइन फॉर्म में रह रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बना के हमारे जिस्म में होते हैं, ये कोई आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। फिर उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स से वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे H2O
ये भी हमारे जिस्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, ये इस फॉर्म में हमारे जिस्म में रह रहे होते हैं। प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे प्रोटीन, ये जो है ना मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे ये आपस में कंबाइन होके, मतलब एटम्स अलग अलग फॉर्म में नहीं रह रहे होते, कंबाइन होके मॉलिक्यूल की शक्ल में हमारे जिस्म में होते हैं। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूल्स की ना आगे हम इसकी कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन, मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। दो तरह से कैटेगराइज होता है, एक होता है बाय वेट, मतलब वज़न के एतबार से मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पहले हम उस तरह इसको कैटेगराइज करेंगे मॉलिक्यूल को, फिर हम नेचर के एतबार से, भाई नेचर के एतबार से कितने मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं। हम अगर इसे करें ना बाय वेट, ये देखें बाय वेट, उनके वज़न के एतबार से हम कैटेगराइज करें, और यहाँ नेचर के एतबार से कैटेगराइज करें। वेट के एतबार से कैटेगराइज करें तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेचर के एतबार से करें तो एक होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये इसकी कैटेगराइजेशन है। वेट के एतबार से ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर के एतबार से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ये होते क्या है, इनको हम कर लेंगे। पहले हम कर लेते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको हम देखते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को देखेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स, ये हमने वेट के एतबार से मॉलिक्यूल को कैटेगराइज़ किया है ना, तो वो मॉलिक्यूल जिनका वेट लो है, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मैस भी इसे कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका हाई होता है वो मैक्रो होते हैं, जिनका लो होता है वो माइक्रो होते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है जैसे H2O, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये ETC, ये इस तरह की। और इसमें आ जाता है प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गया, लिपिड्स हो गए, ये इस तरह के जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह इनका स्ट्रक्चर, मैं आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इसका मोनोमर होता है, मतलब जो सबसे छोटा होता है ना वो होता है अमाइनो एसिड, उसका फार्मूला है ये देखें, ये इस तरह के, ये है अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन का मोनोमर है। मोनोमर कहते हैं, मतलब है कि मोनोमर उसे कहते हैं जिनसे मिलकर जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं, फिर वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे प्रोटीन बन जाएगा। हम अमाइनो एसिड्स जब काफ़ी सारे मिलते हैं ना आपस में, ये देखें यूँ आपस में, ये मैं डब्बा बना देता हूँ, ये भी अमाइनो एसिड है, यही फार्मूला है। ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। मतलब ये चेन्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स इनकी बनी हुई होती हैं, और ये आपस में बॉन्डिंग होती है इनकी। ये इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमाइनो एसिड आपस में बनाते हैं ना, प्रोटीन्स फिर बन जाती है। ये प्रोटीन बन गया, ये पूरा जो है ना, ये जो चेन है, ये इसको हम प्रोटीन कहते हैं। ये देखें आप, कैसे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कितना बड़ा इसका वेट आखिर बड़ा होगा ना। ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, ये है मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है। इसी तरह स्टार्च भी इसी तरह होते हैं, वो चेन्स की सूरत में होते हैं, उसमें ग्लूकोज होते हैं। ये अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है, वो ग्लूकोज की चेन्स बनी हुई होती हैं।
लिपिड्स होते हैं उसमें फैटी एसिड्स की चेन्स बनी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। ये आप फर्स्ट ईयर का जो दूसरा चैप्टर है वो है ही इन्हीं के बारे में, प्रोटीन्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 2 में यही दिखाया हुआ है। आप वहाँ जब गौर करेंगे ना, वहाँ स्ट्रक्चर इन सब के पढ़ाए गए हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे भी सही स्ट्रक्चर, तो आप खुद देखेंगे ये हाई मोलिकुलर वेट होते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि ये यहाँ देखें ना, इन्हें ये तो H2O बस छोटा सा मोलिक्यूल, CO2, O2, N2, ये तो छोटे छोटे मोलिक्यूल हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, तो चेन्स होती हैं, इनकी बीच में बॉन्डिंग होती है, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, इसलिए इन्हें मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कैटेगराइज़ किया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ये देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें CH बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन डायरेक्टली लिंक होता है हाइड्रोजन के साथ। जिस मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन होगी ना, भाई कार्बन डायरेक्टली लिंक होगा हाइड्रोजन के साथ, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और जिसमें ये सिचुएशन नहीं होगी, मतलब कार्बन डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, मतलब बीच में कोई ना कोई और एटम होगा बीच में, या कोई कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, या हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे CH4 है, जैसे C2H6 है, ये इसको हम मीथेन कहते हैं। ये ईथेन होता है, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारा कुछ ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि इसमें देखें ना, इसका मैं स्ट्रक्चर अगर खोलूँ, ये मीथेन का स्ट्रक्चर हम खोलें तो ये यूँ है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, कार्बन डायरेक्टली लिंक है हाइड्रोजन के साथ, ये जो शर्त इसकी डेफिनेशन है, ये देखें यहाँ पूरी हो रही है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2O, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि यहाँ देखें ना, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इस तरह ये शर्त पूरी नहीं हो रही ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक हो, ये यहाँ शर्त पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल में, लेकिन वो फिर भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये देखें, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको ये असल में है कैसा। ये देखें, ये है यूँ, और ये इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये देखें, ये इसका असल जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये इस तरह है। अब यहाँ गौर करें आप, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद तो हैं, इसमें मौजूद तो हैं इस मॉलिक्यूल में, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। देखें, बीच में ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं है। ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ये डेफिनेशन है कि वो डायरेक्टली लिंक होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ देखें ना आप, डायरेक्टली लिंक नहीं है, ऑक्सीजन है बीच में, इसलिए यही वजह है कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये देखें, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो सारे होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और ये आप दूसरा चैप्टर है ही इन्हीं के बारे में, वो आप बड़ी डिटेल में इन सब के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ आप खुद देखेंगे, खुद आप गौर करना कि ये इसमें ये जो शर्त है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, भाई कार्बन डायरेक्टली लिंक होता है हाइड्रोजन के साथ, इनके स्ट्रक्चर में बिल्कुल यही बात होती है। इनका स्ट्रक्चर वहाँ बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ आ जाएगी कि वाकई ये कार्बन और हाइड्रोजन इनमें डायरेक्टली लिंक होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद अगला लेवल है हमारा ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। पहले तो हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं। ऑर्गेनेलीज किसे कहते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब ये देखें मैं आपको, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल that perform specific functions are called, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। मतलब सेल के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर की अपनी एक शेप होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हर किसी की अपनी अपनी होती है, कोई किस चीज़ से मिलके बना है, कोई किस चीज़ से मिलके बना है, और वो फंक्शन भी अलग अलग अपना अपना परफॉर्म करते हैं, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे बहुत सारे हैं, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फर्स्ट ईयर का जो चौथा चैप्टर है ना, वो तो है ही सेल्स के बारे में, वो आप वहाँ बड़ी डिटेल में इन सब को, सेल को भी, भाई सेल क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, वहाँ आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, हर एक की माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, इन सब की बड़ी डिटेल वहाँ लिखी हुई है, वहाँ आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। यहाँ तो हम बस जल्दी ये इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। मतलब ये देखें, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, प्रेजेंट इन अ सेल डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ये देखें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये काम करता है, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी बनाने का काम करता है, मतलब ये सेल को पावर देता है, ये उसको सेल जितने भी अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं ना, सेल के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कहीं एनाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सब जो है ना एनर्जी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया उनको दे रहा होता है, सेल, पूरे सेल को, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ये प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ये बनाता है फोटोसिंथेसिस में, इसका बड़ा रोल है, मतलब ये सनलाइट से एनर्जी जो है ना वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स बनाता है, पैकिंग करता है उसकी, ये इसका फंक्शन है। मतलब देखें ना, हर कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑर्गेनेलीज इनको कहते हैं हम। उसके बाद इन्हीं ऑर्गेनेलीज ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं ना, यही ऑर्गेनेलीज एक मिल के सेल बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियस, ये भी ऑर्गेनेली है, मैं आपको सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट,
उसके बाद ये राइबोसोम्स, उसके बाद ये गोल्जी बॉडी, ये डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो है ना, ये जब मिलते हैं ये एक सेल बनाते हैं। ये फिर पूरा ये सेल है, ये सेल बनाते हैं। अच्छा, सेल की जो है ना दो इकसाम होती हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये आप वही चौथे चैप्टर में बड़ी डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। ये मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये देखें इनमें क्या फ़र्क है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है, आप खुद नोट करें, आप नोट करना। ये देखें, ये है इसका क्रोमेटिन मटेरियल, और यहाँ इसका जो है ना न्यूक्लियस के अंदर, ये अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। यही फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक सेल उनको कहते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मर्ज होता है, ऐसे ही उसमें पड़ा रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस में मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस में। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की मेन निशानी है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इसकी एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये आ जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स की मिसालें बाकी तमाम, मतलब एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, ये जितने भी हैं बाकी सारे ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये सारे। बस प्रोकैरियोटिक सेल ये प्रिमिटिव फॉर्म होती है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल, मतलब बहुत पुराने ज़माने की, बहुत पुराने। क्योंकि ये देखें ना आप, ये है मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल, ये है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। ये इसलिए बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ये पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना, तो इनका सेल इस तरह का होता है। और जो बाकी जितने भी जानदार हैं, एनिमल्स हो गए, मतलब हम भी उसमें आ जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है, अच्छा, ऑर्गेनिज़म्स को अगर हम देखें ना सेल के एतबार से, तो दो तरह के ऑर्गेनिज़म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म उनको कहते हैं जिनका मतलब है consists of only one cell, मतलब सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी पूरी बॉडी, मतलब एक ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो पूरी की पूरी उसकी जो बॉडी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पे मिलके बनी हुई है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। जबकि वो ऑर्गेनिज़म जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल उनकी बॉडी बनी हुई होती है, वो मतलब है मोर देन वन सेल consists of more than one cell, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके जिन ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनी हुई होती है वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। जैसे हम में तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, तो हम मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर जिनका एक सेल, जैसे बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया है, एक सेल, ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ एक सेल। ये भी आप पढ़ेंगे आगे, चैप्टर बैक्टीरिया वाला भी है यही फर्स्ट ईयर में, ये आप बड़ी डिटेल में सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया है, उसके बाद एमीबा है, उसके बाद पैरामीशियम है, उसके बाद प्लाज्मोडियम है। ये सारे जो है ना, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये इनकी डिटेल लिखी हुई है। ये एक सेल पर मुश्तमिल, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, इसमें इसकी एग्जांपल है, इसमें जैसे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं,
मोस्ट फंजाई आ जाते हैं, मतलब ज़्यादातर फंजाई जो है ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और सम एलजी, कुछ एलजी जो हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे, ये बड़ी डिटेल में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ जाएगी। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ये इसलिए हमें ये जो है नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये होते ही सिंगल सेल हैं। ये मल्टी सेलुलर जो हैं ये तो हमें नेक्ड आई से भी नज़र आ जाते हैं, ये क्योंकि ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, आगे हमारा लेवल है चौथा, टिशू लेवल। इसमें डेफिनेशन आ जाएगी, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसमें है पड़ा ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब एक जैसे सेल्स जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू लूज शीट्स और बंडल्स में, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारे मिलके, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड टिशू, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। मतलब सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, मतलब वो आपस में जुड़ते हैं काफ़ी सारे ना, ये देखें इस तरह ये सेल है, ये यूं ऐसे जुड़ के ना आपस में ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं। ये नहीं कि एक और सेल है, एक सेल और फंक्शन परफॉर्म करता है, एक सेल और फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। सिमिलर सेल्स होते हैं, ये सिमिलर सेल्स होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और ये फिर जुड़ के सारे एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर इसको हम कहते हैं टिशू। ये फिर टिशू बन जाता है, ये टिशू, इसको हम टिशू कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मसल टिशू है, मसल टिशू, जैसे ग्लैंडुलर टिशू है, मतलब मसल टिशू में मसल सेल्स, इसमें सारे जो है ना मसल सेल्स होते हैं। मसल सेल्स, ये इसको आप मसल सेल्स समझ लें, ये इसी तरह जुड़ते हैं तो ये टिशू, मसल टिशू बना देते हैं। ग्लैंडुलर टिशू में वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो इसको आप ग्लैंडुलर सेल्स समझ लें, तो वो इस तरह जुड़ती हैं तो वो फिर ग्लैंडुलर टिशू बना देते हैं। और ये फिर फंक्शन भी अपना अपना परफॉर्म करते हैं। इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल टिशू होता है ये कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। मतलब जो हमारे बाजू है ना, ये हमारा जो बेंड होता है, फिर ये स्ट्रेट होता है, ये सारा मसल्स का काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये सारे ये जो सेल्स होते हैं ना मसल सेल्स, उनमें एक कैपेबिलिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और ये जब आपस में सारे मिलते हैं टिशू बनाते हैं तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर में आगे फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं, आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और ग्लैंडुलर टिशू, इनका काम होता है सेक्रीशन। ये सेक्रीशन मतलब ये जैसे हमारे स्किन सेल्स में भी, स्किन जो है हमारी, ये स्किन भी ये टिशू है, ये एक टिशू की मिसाल है। इसमें भी ये ग्लैंडुलर मसल टिशू भी होते हैं, ग्लैंडुलर टिशू भी होते हैं, वो हमारा स्वेट जैसे पसीना जो है ना हमारा निकलता है ना, वो सेक्रीट करते हैं। तो ये इनका फंक्शन है, ये सेक्रीशन इनका काम है। तो आज का लेक्चर हमारा बस यहाँ तक इख्तिताम को पहुँचा। अगले लेक्चर में हम बाकी फिर जो हमारे बच गए हैं लेवल्स, जो लेवल्स हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है, बाकी जो सारे बच गए हैं ये हम फिर अगले लेक्चर में इनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।